खुशामदीद। अब हम टॉर्क पर एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं और अगर आपने सेंटर ऑफ मास की वीडियो देख रखी है जो कि आपको देखनी चाहिए तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, एक सरसरी सा ख्याल आपके जहन में आ गया होगा कि टॉर्क क्या होता है। और अब हम कुछ जनरल किस्म का ओवरव्यू लेंगे टॉर्क का। और फर्ज कर लीजिए कि ये मेरे पास एक बार फिर रूलर आ गया जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में इस्तेमाल किया था और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अगर अप्लाई करूंगा, जैसे कि फर्ज कर लीजिए कि मैं यहां पर इस तरफ से ये फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर जाएगा उसी डायरेक्शन में एप्रोप्रिएट एक्सेलरेशन के साथ। और जाहिर बात है कि ये सेंटर ऑफ मास वाली वीडियो में हमने यही बात डिस्कस की थी, लेकिन अब मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास से कुछ दूर हटकर इस बॉडी पर। तो जाहिर बात है कि और हम ऐसे किसी एनवायरनमेंट में, किसी स्पेस शटल में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये जो चीज है ये मूव इस तरह से करेगी कि ये रोटेट कर जाएगी। जैसे कि ये एक मेरे पास एक और जरा थोड़ा पतला सा रूलर है और इसकी हाइट थोड़ी सी कम है और अभी हम ये सेंटर ऑफ मास वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे। ये इसका हिंज है या इसका पिवट पॉइंट है जहां पे कि ये इसको गाड़ा गया है। फर्ज कर लीजिए कि ये किसी घड़ी की सुई है जो कि एक सेंटर में इस जगह पे लगी हुई है घड़ी के साथ, और अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो शायद मैं इस सुई को, इस घड़ी की सुई को तोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं यहां पर कहीं पर कुव्वत लगाऊंगा इस तरफ तो घड़ी की सुई जो है वो रोटेट कर जाएगी इस पिवट पॉइंट के गिर्द। तो अब जो भी फोर्स मैं लगाऊंगा जाहिर बात है कि इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा इस पिवट पॉइंट से। तो डिस्टेंस जो फासला होता है पिवट पॉइंट से, और इसको हम यूं समझ लीजिए कि फोर्स और डिस्टेंस के जो मल्टीपल होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क ग्रीक लेटर टाउ, ये मैंने टाउ लिख दिया है, टाउ से जाहिर किया जाता है। और टाउ जो होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। और फोर्स टाइम्स डिस्टेंस क्या होता है, ये फोर्स याद रखिए, फोर्स वो है जो कि परपेंडिकुलर है मोमेंट ऑफ आर्म से, मोमेंट आर्म से। तो अब इसको मैं जरा डिस्टेंस को अलग कलर में कर लूं, ये डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, ये फासला है जो कि पिवट पॉइंट से इसका है और मोमेंट आर्म का ये डिस्टेंस है। तो और फोर्स जो है वो इससे परपेंडिकुलर है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर्स होता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि फोर्स टाइम्स डिस्टेंस जो है वो तो न्यूटन मीटर्स जो है ये तो वर्क का यूनिट है और इसको हम जूल कह सकते हैं। नहीं, आप इसे जूल नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम वर्क की बात करते हैं या काम की बात करते हैं तो वो एक ट्रांसलेशनल मोशन होती है, यानी कि एक बॉडी को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है और ये फोर्स की डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेगी, ये जो चीज है। और इस सूरत में जो फोर्स होती है वो पैरेलल होती है डिस्टेंस के साथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो और फोर्स का वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन टॉर्क की सिचुएशन में मामला बिल्कुल अलग होता है। ये डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है जो कि मोमेंट आर्म का को भी कहते हैं इसको। और ये जो फासला है ये यहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस कोने पर और ये जो है ये एक परपेंडिकुलर है, लिहाजा ये सारा का सारा मामला जो है नोटेशनल है। हम इसे न्यूटन मीटर तो इसकी यूनिट्स तो रखेंगे लेकिन हम इसे जूल्स नहीं कहेंगे, ये वर्क नहीं कहलाएगा। सही, अब मैं जो है ये बात जरा जहन में रखिएगा। और आपको टॉर्क को मोमेंट भी कहा जाता है बाज़ जगह फिजिक्स क्लासेस में, इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस का या स्टैंडर्डाइजेशन का मामला है। और अब हम आइंदा जब हम टॉर्क, हॉर्स पावर और इंजन वगैरह पे बात करेंगे तो हमें ये चीज़ ज़रा जहन में रखनी होगी। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ। एक बार फिर वही रूलर है जो कि मेरे पास है और ये इसका पिवट पॉइंट या इसका हिंज जो है जिस पर ये टिका हुआ है, जिससे ये बंधा हुआ है, वो यहां कहीं पर है और ये यूं समझ लीजिए इसको गाड़ दिया गया है, ये घूमने के काबिल है। और मैं इसमें ये यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये आर्म डिस्टेंस, इसको हम आर्म भी कहते हैं, मोमेंट आर्म या आर्म, बात एक ही है। पिवट पॉइंट से फासला, असल चीज है पिवट पॉइंट से फासला। तो ये जो है ये फासला जो है ये 10 मीटर का है, एक बहुत बड़ी सी समझ लीजिए कि ये सुई है और इस पर एक फोर्स अप्लाई की जा रही है जो कि 5 न्यूटन की मैंने फोर्स अप्लाई की है। तो
ये डिस्टेंस का वेक्टर 10 मीटर का है और फोर्स वेक्टर जो है वो 5 न्यूटन का है, जो कि परपेंडिकुलर। तो इस सूरत में टॉर्क क्या होगा, मेरे पास फोर्स है जो है वो 5 न्यूटन है और ये 10 मीटर का फासला है, तो ये 50 न्यूटन मीटर जो है इसका टॉर्क होगा। अब सवाल ये कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फिजिक्स में हम ये तस्लीम करते हैं, या आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो हम ये कहेंगे उसका टॉर्क नेगेटिव है, और अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो हम कहते हैं कि इसका टॉर्क पॉजिटिव है, जैसे कि यहां पर हुआ। तो इस सूरत में ये टॉर्क जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और अगर क्लॉकवाइज होता तो हम इसको कहते हैं इसका टॉर्क जो है वो नेगेटिव है। बहरहाल क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे मैं बाद में करूंगा और लीनियर अलजेब्रा वगैरह पर, लेकिन यहां पर ये बात बतौर तारुफ जो है वो आपको बतानी जरूरी है। बाद में हम जरा ज्यादा मैथमेटिक्स वाली चीजें देखेंगे। तो ये जो इसका जो टॉर्क है वो 50 न्यूटन मीटर होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए जिस पर के आप 10 मीटर के फासले से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका टॉर्क पॉजिटिव है। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि इसी ऑब्जेक्ट पर, इसी बंधे हुए ऑब्जेक्ट पर एक और फोर्स लगाई जा रही है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रही है, और हिंज पॉइंट से या पिवट पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो फर्ज कर लीजिए 5 मीटर है। 5 मीटर में जरा कलर चेंज कर लूं, ये 5 मीटर का इसका डिस्टेंस है। तो और हमें ये बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है, ये अपने यूं समझ लीजिए कि इसका जो नेट टॉर्क है वो 0 है इस रूलर का या इस बड़ी सारी सुई का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन जो है इसमें 0 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट टॉर्क जो इस ऑब्जेक्ट का है वो 0 है। तो इसका ये फोर्स जो है ये कितनी फोर्स होगी, तो अब जैसे कि हमने फिगर आउट किया था कि ये जो टॉर्क है जो कि 5 न्यूटन वाली फोर्स की वजह से इसका डिस्टेंस इतना है 10 है, और प्लस क्योंकि सम ऑफ द टॉर्क 0 होना चाहिए, टॉर्क का मजमुआ जो है वो 0 होना चाहिए, लिहाजा इसको मैं फोर्स F कह देता हूं जो मुझे नहीं मालूम कितनी फोर्स है। तो सॉरी, ये जो F जो है ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने की, रोटेट कराने की कोशिश कर रही है, और जो दूसरी जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन ओवरऑल आपको कोई रोटेशन नहीं मिल रहा। तो और आपको पता है क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता हूं, लिहाजा मैंने इसको -F कर दिया, और डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल 0 है, यानी कि सम ऑफ टॉर्क्स जो है वो नेट टॉर्क जो है वो सारे का सारा वो 0 है, यानी कि ये बॉडी जो है ये जो सुई है ये रोटेट नहीं कर रही। तो ये हो जाएगा 50 - 5 टाइम्स F इज इक्वल टू 0। तो 50 इज इक्वल टू 5F इज, और F बराबर हो जाएगा 10, यानी कि ये जो फोर्स है ये 10 न्यूटन की फोर्स है, क्योंकि हम सब बात न्यूटन और मीटर्स में ही कर रहे हैं, लिहाजा ये फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की होगी। तो आधे फासले पर आपने दुगनी कुव्वत लगाई जिसने कि इसको ऑफसेट कर दिया दूसरी मुखालिफ कुव्वत को, और ये जो बॉडी है ये रोटेट नहीं कर रही। या यूं कहें कि अगर दूसरी तरफ का फासला ज्यादा है या दूसरी तरफ कोई कमजोर आदमी खड़ा हुआ है जिसे 5 न्यूटन की कुव्वत लगा रहा है, तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया दूसरी तरफ खड़े हुए आदमी से जो कि उससे दुगनी कुव्वत लगा रहा है, और ये मैकेनिकल एडवांटेज जो है इसकी वजह से वो उसकी जो फोर्स थी वो बैलेंस हो गई, या यूं कहें कि उसने ऑफसेट कर दिया दूसरे ताकतवर आदमी की लगाई हुई फोर्स को। और उम्मीद है कि इस चीज से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आपको एक टॉर्क का एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से टॉर्क मुख्तलिफ चीजों पर एक्ट करता है, और नेट टॉर्क 0 होने का मतलब क्या होता है, उसमें डिस्टेंस का क्या किरदार होता है पिवट पॉइंट का। अगली वीडियो में मजीद बात करते हैं।